हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 10वीं क्लास का जो सैम्पल पेपर दिया हुआ है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन आए। अभी आज छोटे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के, जो पेपर में आए हुए हैं आपके सैम्पल पेपर में। तो देखिए, सैम्पल पेपर करने से पहले कुछ चीज़ें जो आपको ये बताई जाएगी आपका एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करने हैं, और उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर और क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। और ये दोनों मीडियम के लिए रहेगा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ ऐसे आएगा आपको ऐसे एग्ज़ाम में, जैसे मान लीजिए ये आपका ए सेक्शन दे रखा है, ठीक है। और अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल समझ के करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने पढ़ा है थ्योरी में उसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन में, कि आपको और क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं दोनों मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। ये हम डिस्कस करते हैं। देखिए, आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और हम लास्ट ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, सारे इस यूट्यूब चैनल पे डाले जाएंगे, जितने भी आपके 17 में 18 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे डाले जाएंगे। इसलिए चैनल को बार बार विजिट करते रहें, और जितने बच्चों तक इसको शेयर कर सकते हैं ज़रूर शेयर करें, ताकि किसी को अच्छे फ़ायदा हो उसके एग्ज़ाम के अंदर। क्योंकि आपके एग्ज़ाम आपको पता ही है 28 तारीख से हैं सभी के एग्ज़ाम लगभग, तो इसलिए। और मोस्ट प्रोबेबली प्रैक्टिकल की भी डेट 6 या 7 से बता रहे हैं अभी। तो आप लोग अभी जो तैयारी करेंगे, तो लास्ट ईयर पेपर भी साथ साथ में पढ़िए, ताकि आपको पता चले। सैम्पल पेपर भी पढ़िए ताकि पता चले कि हाँ, हमारी तैयारी कहाँ तक है। और वो सैम्पल पेपर पढ़ने से या लास्ट ईयर पेपर पढ़ने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैंने कहा ना कि 3 पार्ट में आएंगे आपके। मैंने आपको पहले जो सिलेबस मैंने बता रखा है कम्प्लीटली, कि आपका 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है। पर सेक्शन ए भौतिक विज्ञान का, सेक्शन बी रसायन विज्ञान का, और सेक्शन सी जो है वो किस चीज़ का होगा, जीव विज्ञान का। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि किसी तांबे की तार की लंबाई, पहले हिंदी मीडियम में कर लेते हैं फिर इंग्लिश में देखेंगे इसको। तार की लंबाई को यथावत रखते हुए उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी तार की प्रतिरोधकता क्या होगी। देखिए, उसने बोला है कि अगर किसी तांबे की तार की लंबाई को उसने क्या कर दिया, 3 लंबाई को करते हुए लंबाई को 3 क्षेत्रफल को 3 गुना कर दिया। सॉरी, लंबाई को यथावत रखते हुए, लंबाई को मतलब उसने वही रखा है, लेकिन जो क्षेत्रफल है उसको 3 गुना कर दिया। लेकिन उसने पूछा क्या है, देखिए उसने पूछा है उस तार की प्रतिरोधकता क्या होगी। तो सबसे पहले जो है तार की जो प्रतिरोधकता है वो क्या होगी, ये पूछा है उसने। तो पहली बात तो प्रतिरोधकता का मैंने बताया, अभी अभी इंग्लिश मीडियम में बताया हुआ है, रजिस्टिविटी जिसे बोलते हैं। प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड करती है, ना तो क्षेत्रफल पे डिपेंड करती है प्रतिरोधकता, क्योंकि प्रतिरोध डिपेंड करता है। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, एरिया पे, क्षेत्रफल पे, लंबाई पे, ठीक है। लेकिन प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पे ही निर्भर करती है, तापमान पे निर्भर करती है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा कि प्रतिरोधकता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप क्षेत्रफल 4 गुना करो, 5 गुना करो, लंबाई कितनी भी करो, क्योंकि प्रतिरोधकता लंबाई और क्षेत्रफल पे निर्भर करता ही नहीं है। तो यहाँ से इसका आंसर आएगा बी, उतनी ही रहेगी, ठीक है। अब बात आ गई प्रतिरोधकता की। प्रतिरोधकता के बारे में, प्रतिरोध से आपने पढ़ा हुआ है कि प्रतिरोध R बराबर रो एल बाई ए, ये एक सूत्र होता है ना, R बराबर रो एल बाई ए, ठीक है। ये एक सूत्र होता है। R किस पे निर्भर करता है, डायरेक्टली समानुपाती होता है लंबाई के, व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के, ठीक है। तब यहाँ से जब इसको समानुपाती का निशान हटाते हैं तो वहाँ पर क्या आता है, हमारे पास एक टर्म आती है, रो आती है। उस रो को ही हम रजिस्टिविटी या हिंदी में प्रतिरोधकता बोलते हैं। और जो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ये भी आपसे पूछ सकता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। अब देखिए, इंग्लिश मीडियम में बता देता हूँ मैं इसी क्वेश्चन को। इंग्लिश मीडियम में इसने बोला कि एरिया को अगर ट्रिपल कर दिया, एल्यूमिनियम की वायर है मान लीजिए आपके पास, को एरिया को ट्रिपल कर दिया, तो यहाँ पर उसने पूछा, मैंने अभी बताया, रजिस्टिविटी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल नॉट द लेंथ, ना ही लेंथ पे डिपेंड करती है ना ही एरिया पे डिपेंड करती है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो आप में यहाँ पर आंसर आपका आएगा रिमेन सेम,
ठीक है। और रजिस्टिविटी का मैंने आपको फार्मूला बताया है, यही होता है इंग्लिश मीडियम में आर बराबर, क्योंकि फार्मूला तो वही रहना है, आर बराबर रो एल बाई ए। इस पे मैंने क्वेश्चन भी करवा रखे, मेरे वीडियो देख लें अच्छे से। रजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है इंग्लिश मीडियम का, तो मैंने पूरा उसमें अपने एक वीडियो मिल जाएगा आपको, उनमें आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा कि रजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, एंड व्हाट इज द रजिस्टिविटी। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया रजिस्टिविटी कैसा है, ओम मीटर, रजिस्टेंस की ओम होती है, लाइक सेम वाइज करंट। रजिस्टेंस क्या काम करता है, करंट को अपोज करता है, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट करता है, करंट को रोकता है। रजिस्टेंस की ऐसा यूनिट मैंने आपको बता दी ओम। और वेरिएबल रजिस्टर होता है, उसको रेहोस्टेट भी बोल देते हैं, ठीक है। ये कुछ पॉइंट मैंने बताया था ना कि हम एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस को और क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछ ले जाएँ सैम्पल पेपर में से जो पूछे गए हैं। तो ये एक पहला क्वेश्चन था फिजिक्स से इलेक्ट्रिसिटी का जो क्वेश्चन है, मैंने इंग्लिश मीडियम का तो कराया हुआ है, जल्द ही मैं हिंदी मीडियम का भी डाल दूंगा, ठीक है। आप ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। देखिए जब हम डिस्कशन करें तो एक क्वेश्चन से अपने को 4 या 5 क्वेश्चन निकल रहे हैं, तो थोड़ा सा आप जितने भी क्वेश्चन इसमें निकालेंगे भी एक एक डिस्कस करें एक एक पॉइंट को। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अंतिम पंक्ति में बैठे विद्यार्थियों को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है, यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। ठीक है भाई, अंतिम पंक्ति में बैठा है और वो विद्यार्थी क्या है, श्यामपट्ट को अच्छी तरह से मतलब बोर्ड को पढ़ने में उसको कठिनाई हो रही है, बोर्ड पे उसको दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसा रोग कौन सा रोग होगा, उसको कौन सा रोग हो चुका है आपका, तो उसमें ये इसमें आंसर आएगा फर्स्ट, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अब ये हम पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष क्या होता है। मतलब निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जिसमें व्यक्ति निकट की वस्तु को तो आराम से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को आराम से नहीं देख सकता। ठीक है, निकट की वस्तु को तो देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकता। ठीक है, उसे हम निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। और दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है, जिसमें आदमी दूर की वस्तु को देख सकता है, व्यक्ति दूर की वस्तु को देख सकता है लेकिन नज़दीक की वस्तु को नहीं देख सकता। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक है, दीर्घ दृष्टि। और जरा दूरदर्शिता क्या होता है, मतलब जिसमें न तो निकट की वस्तु, ये मतलब जैसे जैसे उम्र ढलती है तो न तो निकट की वस्तु हम आसानी से देख सकते हैं, न दूर की वस्तु हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है ये भी हमने पढ़ लिया कई बार एग्जाम में, इनसे क्वेश्चन तो अब ये पूछा हुआ है, अंतिम पंक्ति में बैठा आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दूर की वस्तु अगर दिखाई नहीं दे रही है तो निकट दृष्टि दोष, और नज़दीक की नहीं दिखाई दे रही है तो दीर्घ दृष्टि दोष। और जरा दूरदर्शिता, जो दूर की भी नहीं दिखाई दे रही है और नज़दीक की भी नहीं दिखाई दे रही है, इसमें समझने क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है व्यक्ति की। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। आप देखिए उसके बाद में हम इसको और डिस्कस करते हैं। देखिए एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है आपसे, निकट दृष्टि दोष को अगर आपको दूर करना है तो कौन सी चश्मा आपको डॉक्टर, मतलब आप कौन से लेंस की चश्मा पहनेंगे, अवतल लेंस की पहनेंगे या उत्तल लेंस की पहनेंगे, तो इसका आंसर आएगा अवतल लेंस की पहनेंगे। ठीक है, और अगर दीर्घ दृष्टि दोष की बात करता है तो दीर्घ दृष्टि दोष की बात करता है तो हम से पूछे कि हम कौन से लेंस की चश्मा पहनेंगे, तो हम उसमें आएगा उत्तल लेंस। और अगर जरा दूरदृष्टि दोष की पूछे तो इसमें बाईफोकल लेंस, द्विफोकल लेंस होगा, क्योंकि इसमें दोनों ही होते हैं, निकट दृष्टि और दूर। तो ठीक है, तो हमने तीनों पॉइंट डिस्कस किए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकी डेफिनेशन भी पढ़ ली, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दूरदृष्टि दोष क्या होता है। तो अब हम अगला क्वेश्चन अब इंग्लिश मीडियम में और डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, जल्दी से। तो देखिए अभी फटाफट इंग्लिश में वही क्वेश्चन है कि एक बच्चा बैठा हुआ है लास्ट बेंच पे एक रो के अंदर, और वो क्लियरली बोर्ड को नहीं सीन कर पा रहा है, तो वो उसको कौन सा आई का जो डिफेक्ट, वो विजन है वो कौन सा है। तो अभी हिंदी मीडियम में पढ़ा वही सेम, मायोपिया, जिसमें हम मायोपिया क्या होता है, नियर बाई ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली सीन कर सकते हैं लेकिन जो दूर का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम आसानी से नहीं देख सकते, वो मायोपिया होता है। और इसके लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, अभी बताया हमने, कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे। वैसे ही हाइपर मायोपिया क्या होता है, हाइपर मायोपिया, तो ये क्या होता है, देखो इसमें दूर की वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं, नज़दीक की वस्तु को आसानी से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, ये हो गया। और ये मैंने बताया पैरासोपिया क्या होता है, ये वो जिसमें न तो हम नज़दीक की वस्तु देख सकते हैं न दूर की वस्तु, इसके लिए बाईफोकल लेंस यूज़ करेंगे। तो ये आँख
के जो आई ऑफ डिफेक्ट ऑफ आई है, विजन हम जब देखते हैं तो अपने आँख में जो रोग हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हमने हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में जो सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आया वो पढ़ा, उनके बारे में डिटेल से पढ़ा कि इनमें कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, कि आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो मिनिमम हमने 10 या 12 क्वेश्चन आज अभी रीड कर लिए हैं। अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है। इनमें से आपको ये देखना है, ऊर्जा वाले लेसन में से है ये, कि इनमें से सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होने वाला जो है, भूतापी ऊर्जा सौर ऊर्जा से होती है, पवन ऊर्जा भी सौर ऊर्जा से उत्पन्न होती है, नाभिकीय ऊर्जा जो है वो सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है, जैव मात्रा भी होती है। तो इसका आंसर आएगा नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, नाभिकीय ऊर्जा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं इंग्लिश मीडियम में इसी को। तो अभी पर मैंने बताया ना कि जियो थर्मल एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, सॉरी न्यूक्लियर एनर्जी, ऑप्शन सी रहेगा इसका। तो जियो थर्मल एनर्जी तो क्या होता है, सन एनर्जी से हमें मिलता है, लेकिन इसका आंसर आएगा न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये ऊर्जा वाले लेसन से, एनर्जी वाले लेसन से है। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए पुनः प्रयोजन का क्या अर्थ है। तो देखिए पुनः प्रयोजन का जो अर्थ है, इसको इंग्लिश में रिपर्पज बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई वस्तु जिस उपयोग के लिए हमने बनी है उसमें नया उपयोग करके, ठीक है, किसी अन्य कार्य के लिए उसका उपयोग करना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, पुनः प्रयोजन कहलाता है। जैसे हम मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसमें पौधे उगाते हैं, ठीक है, मतलब जिस उपयोग के लिए वो बना था उसमें न करके हम किसी दूसरे में उसका उपयोग करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पुनः प्रयोजन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे इंग्लिश में। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में सबसे पहले देखिए आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यही है कि मान लीजिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको ऑप्शन भी दे सकता है, और जैसे अभी ये क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, आपको सीधा पूछा गया है, तो ऐसे भी पूछ सकता है। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिजिक्स का ही, जो एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल मैंने इंग्लिश मीडियम को तो कराया हुआ है, आप मेरी क्लास देख सकते हैं, मैंने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में देख लो, आपको मैंने करवाया हुआ है। बिल्कुल क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको हम डिस्कस करते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए ध्यान से, आपको क्या दिया हुआ है। तो देखिए पहले क्वेश्चन को रीड करें अच्छी तरह से। मैंने एक फार्मूले की वीडियो बना रखी है, अभी क्या क्या फार्मूले हम इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं वो भी मैंने बना रखा है, वो भी आप अच्छी तरह से देख सकते हैं उन फार्मूलों को। यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि 500 वाट, हिंदी मीडियम में पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में मैंने करवा भी रखा है, मैं करवा भी दूंगा, अभी दोनों एक ही तरीके से आप देखिए इसको। 500 वाट का अनुमतः कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 10 घंटे प्रतिदिन चलता है। ठीक है, कितने घंटे चलता है, 10 घंटे। तो पहले मैंने आपको बताया ना कि जो क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन को पूरा रीड करते हैं, 4 रुपये प्रति किलोवाट आवर की दर से उसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मैंने आपको जब करवाया तब भी बताया था, अभी देखिए इसको कैसे करना है। तो जो चीज़ आपको दे रखी है वो आप ले लें। इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, देखिए अभी करते हैं। पावर दे रखी है अपने को, कितने कितने दे रखी है पावर, 500 वाट। ठीक है, और आपको टाइम कितना दिया हुआ, देखो कितने समय में 10 घंटे लगाती हूँ, एक दिन के लगाती हूँ, तो 30 दिन के कितने घंटे हो गए, 30 दिन चलती है तो कितने घंटे चली पूरे महीने, क्योंकि अपने को तो पूरे महीने का खर्च निकालना है, तो कितने हो गए, 300 घंटे हो गए, मतलब 300 आवर्स हो गए। अपने को निकालनी किलो वाट आवर की दर से, 4 रुपये खर्चा आता है उसका। किलो वाट आवर, पहली बात हो देखिए, यहाँ से मैंने बताया एक पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। किलो वाट आवर किसका मात्रक होता है, कई बच्चे किलो वाट समझ के पावर का, शक्ति का लिख के आते हैं, जबकि किलो वाट आवर है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। वाट होता है वो शक्ति का, पावर का यूनिट होती है, मात्रक यूनिट होती है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें, इसका मतलब हमें एनर्जी निकालनी पड़ेगी, और मैंने एनर्जी का फार्मूला वहाँ बताया भी है। एनर्जी क्या होती है, देखिए एनर्जी होती है, देखिए पावर क्या होता है, देखिए पहले पावर देखिए, पहले पावर देखिए, पावर होता है, पावर को देखते हैं पहले क्या होती है। पावर आपने पढ़ा हुआ है वर्क डन बटे में टाइम। ठीक है, और वर्क डन किसके इक्वलेंट होता है, एनर्जी के। तो हम क्या लिखेंगे, पावर को हम क्या लिख सकते हैं, पावर को बताइए। पावर को हम लिख सकते हैं एनर्जी बटे
एनर्जी बटे टाइम। और तो एनर्जी क्या हो जाएगी फिर बताना, पावर गुणा टाइम। हो गया, ठीक है। अब अपने पास सूत्र आ गया, ऊर्जा का सूत्र आ गया। पावर शक्ति क्या होती है, ऊर्जा बटे समय। ऊर्जा का आ गया, विद्युत ऊर्जा का आ गया हमारे पास शक्ति गुणा समय। ठीक है, अब अपने को पी भी दे रखा है, मैंने पता ना जो दे रखा है वो टी भी दे रखा है। अब जैसे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आप, दोनों की गुणा करेंगे आप, तो ये कितना आएगा, ठीक है। 500 की और आप 300 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये 5 दिया 15, सीधा हम कर लेते हैं इसको, 1.5 लाख आएगा, ये 1,50,000 आएगा। ठीक है, आ गया। लेकिन ये आया आपका वाट आवर में, और हमें किस में चाहिए, किलो वाट आवर में। तो उसको 1000 से भाग कर देंगे, सीधी सी बात है। 15,000 को किससे भाग कर देंगे, 1000 से भाग कर देंगे, 1,50,000 को। ठीक है, वो आपका किलो वाट आवर में ऊर्जा आ जाएगी उसको। तो 1 किलो वाट आवर का खर्चा 4 रुपये है, और हमें किसका, जिसका 1500 जितना भी हम डिवाइड करने के बाद आएगा, तो वो निकालेंगे, उसको हम किससे गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, तो इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे, समझ में आई थिंक। और ये इंग्लिश मीडियम का मैंने करवाया हुआ है पूरी तरह से, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर करवाए हुए हैं, और जल्दी मैं हिंदी मीडियम वालों को भी करवाने वाला हूँ। तो अभी समझ में आ गया होगा सभी को आई थिंक। ठीक है, तो इसको बिल्कुल जो न्यूमेरिकल्स हैं पहले उनके फार्मूले आपको पता होने चाहिए, तब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपने बड़े पढ़ा होगा, बड़े बांधों के निर्माण में सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याएं कैसे आती हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि पर्यावरणीय समस्या, तो आपको पता है कि जहाँ जिस स्थान पर बांध बनता है वहाँ पर पेड़ पौधे और अन्य जीव नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जो बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, वायुमंडल में चले जाते हैं और कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, कार्बन निकालते हैं, जिससे हमारे जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो मतलब इनका कहने का, जैसे मान लिया अगर डैम बनेगा तो वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो होमलेस हो जाते हैं, बिन मतलब घर छीन जाता है उनसे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर पहले से जो जीव रह रहे थे वो भी मतलब वो हो जाते हैं, वहाँ से डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो बड़े बांध जब बनते हैं उनसे बहुत सारी समस्याएं आती हैं। ठीक है, जैसे डिफोरेस्टेशन है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, जैव विविधता की कमी हो जाती है, हानि हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे नुकसान होते हैं, सामाजिक भी नुकसान होते हैं और पर्यावरणीय नुकसान भी होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो पर्यावरणीय नुकसान आपको बता दिए कि वहाँ पर क्या होता है, जो अन्य जीव नष्ट हो जाते हैं, और जो अपघटित होकर क्या करेंगे, वायुमंडल में जाएंगे, बड़ी मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन करेंगे, और इससे क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, और जो लोग बेघर हो जाते हैं उनको भी मतलब वहाँ पर समस्या आती है बाद में। ठीक है, तो ये बहुत सारी समस्या हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं जो इसमें आती हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू आयरन फिलिंग्स। तो आयरन फिलिंग्स के ऊपर जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो क्या होता है, क्या आंसर आएगा इसका। तो देखिए, इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, इसकी जो रिएक्शन बनेगी Fe प्लस HCl, 2HCl, इसको बैलेंस करेंगे तब HCl पर क्या बनेगा, FeCl2 प्लस H2। ठीक है, प्लस H2, ये इसकी रिएक्शन। अगर रिएक्शन पूछ ले तो आप ऐसे करेंगे, ये देखिए आयरन क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन इसमें क्या हो गया, लाइब्रेट होकर निकल गया। ठीक है, तो ये दो चीज़ें बनती हैं जब कभी भी लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, इसका ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको हमने रिएक्शन से भी बता दिया कि कैसे ये रिएक्शन होगी, Fe+2HCl FeCl2 प्लस H2। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसी हिसाब से करेंगे। जल देखिए क्या होता है, किसी भी अम्ल को विच्छेदन में सहायक करता है। ठीक है, जल की अनुपस्थिति में क्या होता है, आयन उत्पन्न नहीं होते अम्ल में।
ठीक है। इसके कारण जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसके विच्छेदन में सहायक होता है जल किसी अम्ल के विच्छेदन में, और जल की अनुपस्थिति में वो आयन उत्पन्न होते ही नहीं है। मतलब आपने पढ़ा हुआ कि H पॉजिटिव कॉमन होता है एसिड्स में, अम्ल में, ठीक है, तो H पॉजिटिव आयन बनाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अम्ल जो है जल की अनुपस्थिति में अम्लीय व्यवहार शो नहीं करते, सिर्फ जल में ही शो करते हैं, ठीक है। इसका रीज़न ये आएगा। अगर हम इंग्लिश मीडियम की बात करें तो इंग्लिश मीडियम में भी यही आपसे पूछा गया है कि वाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, ठीक है। तो आपको इसमें भी ऐसे ही बताना है, क्योंकि वाटर क्या होता है, आप इंग्लिश मीडियम में अगर पढ़े तो इसको वाटर सॉल्वेंट होता है, ठीक है, जो कि उनको आयंस में क्या करता है तोड़ने के लिए, मतलब आयंस में H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करेगा। जैसे हम एसिड को वाटर में मिलाएंगे तो H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करेगा, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ वाटर इट डज नॉट प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो सेम रीजन इसका हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो हम उसी के हिसाब से आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर बिकॉज वाटर बीइंग ए पोलर सॉल्वेंट असिस्ट इन द डिसोसिएशन ऑफ एसिड इनटू देयर रिस्पेक्टिव आयंस, ठीक है। तो ये इसका रीजन था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम 2 एलिमेंट दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। देखिए, ऐसे 2 एलिमेंट्स के नाम बताइए जो इनके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आप कोई भी 2 एलिमेंट ले सकते हैं, ये सेकंड ग्रुप में आएगा, क्योंकि दूसरा ग्रुप होता है जिसके वैलेंस सेल में वैलेंसी भी 2 होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 होते हैं, तो आप ले सकते हैं उसमें, ठीक है। आप ले सकते हैं मैग्नीशियम को ले सकते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम का 282, ठीक है। जिस नेम द 2 एलिमेंट, क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 2 एलिमेंट के नाम बताने हैं और जिनके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन इन दर आउटर मोस्ट सेल। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम ले सकते हैं आप आराम से। मैग्नीशियम का देखिए, क्योंकि सेकंड ग्रुप वाले आएंगे सारे, जैसे आप उसकी ट्रिक पढ़ते हैं बेटा मांगे कार सपोर्टर, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी 2 एलिमेंट पूछें तो आप देखिए मैग्नीशियम ले सकते हैं और एक कैल्शियम ले सकते हैं। इसका करके भी दिखा सकते हैं। मैग्नीशियम का KLM करेंगे 282 और इसका कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो 2882, लास्ट में 2 ही हैं दोनों के, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेम टू सेम इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो हमने आज डिस्कस किया पूरा, इनमें से हम आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल भी सकता है, बहुत सारे मतलब हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमने पहले केमिस्ट्री पढ़ा, केमिस्ट्री में हमने पहला क्वेश्चन तो यही पढ़ा कि आयरन की प्रेजेंस में अगर आयरन फीलिंग्स के साथ अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। और इसी तरह से आपने पढ़ा कि एसिड एब्सेंस ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है, एब्सेंस ऑफ वाटर वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस नहीं करता है, क्योंकि H पॉजिटिव आयन से ही हम पता चलता है कि ये अम्ल है, क्योंकि कॉमन चीज़ क्या होती है अम्ल्स में, H पॉजिटिव आयन। उसके बाद में 2 तत्व है कि नाम बताने जिनके बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम। और भी ले सकते हैं सेकंड ग्रुप के, बेटा मांगे कार स्कूटर जो भी है, लेकिन मैग्नीशियम और कैल्शियम कॉमनली यूज करते हैं, तो हमने ये ले लिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन भी देखिए, ऑप्शन दे रखे नहीं दे रखे, तो अच्छी तरह से तैयारी करिए, एक एक पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और इस चैनल को जहाँ तक आप जिनको ज़रूरत है, जो तैयारी कर रहे हैं, उन तक पहुँचाएँ। और हम जल्द ही इसमें, मैंने आपको बोला लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर और भी डालेंगे, और ये सैम्पल पेपर भी हम कंप्लीट करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट था, तो आपने इतना पूरा देखा उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।